ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया एक भयंकर भीषण युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि ईरान एक कैंसर है, उसका खात्मा जरूरी है और अब जंग आर पार की होगी। तो ईरान का खात्मा करके ही क्या ट्रंप अब रोकने वाले हैं? अब ट्रंप को क्या कोई नहीं रोक सकता? और अगर ये जंग ऐसे ही भीषण होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद होगा और उसका दुनिया पर क्या कुछ असर होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी। अपने शो पिनास का पंच में आज हम आपको इसी खबर के बारे में हर पहलू समझाएंगे कि ट्रंप ने किस तरह से सीजफायर के खात्मे का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर खत्म हो गया है, अब मैं किसी भी ईरानी से बात नहीं करूंगा। ईरान की लीडरशिप झूठी और मक्कार है जो धोखा देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान का नेतृत्व गलत हाथों में है, समझौता खत्म हुआ। ईरान से बात करना मतलब वक्त की बर्बादी है और इसका असर देखिए, हिंदुस्तान के बाजार हो, अमेरिका के बाजार हो, दुनिया भर में शुरू होना लगा है। भारत के सेंसेक्स जो है 1500 अंकों से ज्यादा की गिरावट उसमें दर्ज की गई है। कहीं कभी कभी तो बीच बीच में आंकड़ा 1700 1800 तक भी चला गया था। तो 1500 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी में भी नुकसान है। तो हर बाजार जो है इस वक्त टॉपल डाउन कर गया है। साथ ही साथ बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें वो भी बढ़ रही हैं। तो ये जंग किस ओर जाती हुई दिख रही है? क्या ये जंग एक महायुद्ध में तब्दील होती हुई नजर आ रही है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप ऐसा करेंगे तो किसी ने सोचा नहीं था। लग रहा था कि टाइम बाय हो रहा है, कि ठीक है दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन टाइम बाय हो रहा है। जितने दिन इस शांति को, पीस को रख सकते हो, दुनिया में तेल की सप्लाई जारी रख सकते हो, करते रहो, क्योंकि ट्रंप को भी जंग नहीं चाहिए थी। ऐसा क्या हुआ सर? देखिए, ट्रंप के मामले में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। वो सबसे अनप्रेडिक्टेबल अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर हम लोगों की याददाश्त में उभरे हैं। और जहाँ तक बाकी दोनों प्लेयर्स का सवाल है, ईरान की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, जो बड़ा क्रूशियल प्लेयर इन दोनों के बीच माना जाता है, तो तीनों ही बहुत सेंसिबल या समझदार या पीस लविंग नेशन नहीं है जिस तरह का एटीट्यूड रहा है। और किसी एक को आप इसके लिए दोष दे नहीं सकते। ट्रंप के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या रहा, ये कहना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए कि जिस पीस पैक्ट की बात हो रही थी और जिसमें 60 दिन का समय लेने की बात हुई थी, वो बातचीत भी दोनों बार बाधित हुई और हर बार कोई न कोई एक ट्रिगर पॉइंट बना। और अभी ताजा ट्रिगर पॉइंट कह रहे हैं कि तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने ईरान के तेल को दी गई छूट जो है उसको खत्म कर दिया। तो ईरान इससे बौखलाया। नहीं, दो चीजें मुझे लगता है इसमें से कौन सी पहले हुई ये चेक करना पड़ेगा। एक तो ये हुआ कि अमेरिका ने जो ईरान को तेल बेचने की अनुमति दी थी उसको रद्द कर दिया। दूसरा ये हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज आ रहे थे, हाँ जी, उन पर हमला किया गया। अमेरिका का कहना यह है कि उस हमले के जवाब में उसको एक कार्रवाई करनी पड़ी है। तो अगर ये हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके लिए ईरान भी जवाबदेह है, जिम्मेदार। वो बात इसलिए कि जब आपका युद्ध विराम हुआ है और 60 दिन का समय आपने लिया है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें, चाहे वो परमाणु विवाद की बात हो या ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, हमास है, हुती है, उनकी बात हो, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या सिस्टम रहेगा, या ईरान को जो नुकसान हुआ है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए आप उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, वो सारी चीजें तय होनी थी। उसमें यह भी तय होना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज गुजरेंगे और लगभग 20 से 25% जो टोटल ट्रैफिक है दुनिया के ऑयल इंपोर्ट का, वो वहाँ से होकर निकलता है। तो उससे ईरान का क्या कंट्रोल रहेगा, क्या ईरान उससे कुछ फाइनेंशियल वसूली करेगा, कोई टोल टैक्स रहेगा, वो भी तय होना था। तो वो 60 दिन तक कम से कम फ्री नेविगेशन होना चाहिए था, जो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दुनिया के लिए बहुत जरूरी था। वो आपने कहीं ना कहीं ब्रेक किया। तो ईरान का फॉल्ट ये है। और ईरान का ये तर्क कोई मायने नहीं रखता कि हमने चेतावनी दी थी, जहाज नहीं रोके तो आप अटैक नहीं कर देंगे अगर आप एक युद्ध विराम की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह से जो अनुमति है वो रद्द की है और जिस तरह के अटैक किए हैं, ऐसा नहीं बीच बीच में अटैक नहीं हुआ, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर अटैक किया गया उसको ये मान लेना कि अचानक हो गया होगा, मतलब आप कहीं तो पहले अमेरिका युद्ध विराम चाह ही नहीं रहा था। मुझे ये लग रहा है कि दोनों ही पक्ष, अगर आप अयातुल्लाह खामेनेई के जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उसको ध्यान में रखें, ये 28 फरवरी को अटैक होता है, उसमें भी डेथ टू अमेरिका और इस तरह के नारे जो लगे, हालांकि वो इमोशनल होना मैं वो बात नहीं कर रहा। 28 फरवरी को अटैक होता है, उसमें मारे जाते हैं
और उनके फ्यूनरल का जो प्रोसेस है वो अभी तक डिले किया जाता है। माना जा रहा था और ट्रंप ने कहा भी था कि हमने उनको 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। तो छुट्टी इसीलिए थी कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपने जो सर्वोच्च लीडर, आपके जो सुप्रीम लीडर, उनका जो फ्यूनरल है उसका प्रोसेस पूरा कर लें। लेकिन वो फ्यूनरल प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कल आखिरी था उसका। उससे पहले ये हो जाना तो कहीं ना कहीं जरूरत दोनों की थी। तो इसको अगर हम इस तरह देखें कि दोनों ही टाइम बाइंग टैक्टिक्स पे चल रहे थे तो शायद ज्यादा सही होगा। टाइम भी नहीं है ना, देखिए आप 17 जून को साइन हुए थे, हस्ताक्षर जो थे एमओयू, और उसके बाद 21 दिन के अंदर अंदर ये टूट गया है। हाँ। भाई थोड़ा सब्र रखते, थोड़ा सा वक्त लेते, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका के लिए भी इस जंग को सस्टेन करना बहुत जरूरी नहीं है। आपको बता दूं, बाजार ही नहीं गिरे हैं, बल्कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जैसे ही ट्रंप का बयान आया है 6 से 7% का उछाल भी देखा गया है। तो एक बार फिर से क्या हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ और एक एनर्जी क्राइसिस की तरफ अग्रसर होंगे? सर, अब ये जंग आपको लगता है, ट्रंप ने जिस तरह की बातें की, उन्होंने कहा ईरान कैंसर है, खत्म करके ही रहेंगे। अब आप जब वो कह रहे हैं कि ये ईरान से कोई बात नहीं करूंगा, झूठे और मक्कार और धोखेबाज हैं। हालांकि ट्रंप ने इस तरह की लैंग्वेज पहले भी इस्तेमाल की है, लेकिन अब और आईआरजीसी का भी पलटवार आ गया। आईआरजीसी ने तुरंत कह दिया, आईआरजीसी ने कहा कि हम तैयार हैं जंग के उन्होंने लिए। काउंटर अटैक भी किया हाँ, कुवैत और बहरीन पे। हाँ, कुवैत बड़े पैमाने पे ट्रांसमिशन लाइन ठप कर दी है, और इस वक्त जहां तक मेरी जानकारी है कुवैत की ट्रांसमिशन लाइन ठप कर दी है। कि कहीं ना कहीं इस युद्ध विराम के दौरान भी, इस पैक्ट साइन होने के बाद भी जो 60 दिन का प्रोसेस था, दोनों पक्ष तैयारी अपनी अपनी कर रहे थे कि एनीथिंग कैन हैपन। जहाँ तक आपने कहा कि क्या अमेरिका इस युद्ध को जारी रखना चाहेगा, अमेरिका, देखिए ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो निकलना चाहते हैं। ये तो डे 1 से हमको पर पता है। ये निकलने वाले थोड़ी हैं सर। बिल्कुल नहीं है। इजराइल नहीं निकलने दे रहा है, इजराइल की लॉबी नहीं निकलने दे रही है। वही कर रहा हूँ, एक तो वो नहीं निकलने दे रहा है, दूसरा ट्रंप के हाथ वहाँ की संसद ने बांध दिए। वो अब इस जंग को जंग की तरह से नहीं लड़ सकते। एक अटैक कर देना, रिएक्ट कर देना, वो अलग चीज़ है। और ईरान जितना कमजोर हुआ है, ये ठीक है, हम मानते हैं कि अमेरिका जिस तरह से उसको झुका सकता था, अपने घुटनों पर नहीं ला पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान ने कीमत नहीं चुकाई, ये बहुत बड़ी कीमत चुकाई। और इजराइल शायद सबसे ज्यादा कम नुकसान उसको हुआ है, और सबसे बड़ा गेनर पूरे खेल में इजराइल है। हाँ। तो तीनों, इजराइल को अगर माइनस मान लें, दोनों के पक्ष में नहीं है जंग को जारी रखना। लेकिन जिस पॉइंट पर पहुंच गए हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, तीनों प्लेयर, चाहे ट्रंप की बात कर लें, चाहे ईरान में जो मुस्तफा की रिजम है, उनके जो सलाहकार हैं वो, या नेतन्याहू, तीनों ही पीस लविंग लोग नहीं हैं। ये लोग कहीं ना कहीं सनकी लोग हैं, जो अपने ईगो में ज्यादा जीते हैं। खतरा ये है कि इन तीनों के ईगो के टकराव का नतीजा दुनिया भुगतेगी सर। दुनिया भुगत रही है, और इतने बड़े पैमाने पर भुगता है कि आप देखिए पूरी दुनिया की इकोनॉमीज स्लम्प कर रही है। सेंसेक्स गया, ऑयल के प्राइसेस आप देख लीजिए, हाँ, एनर्जी 6 से 7% इमीडिएटली एनर्जी सिक्योरिटी लग बहुत रहा था बड़ा, दुनिया थोड़ी बेटर हो रही है, लेकिन अब हाँ, तो एनर्जी क्राइसिस बढ़ा है, इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, इन लोगों से हो सकता है, आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि 2 दिन बाद फिर ये दोबारा से कहें कि हम लोग बात करेंगे। नहीं, ये तो ट्रंप कह रहे हैं कि मतलब ईरान के साथ समझौता खत्म, तेहरान मुझे मारना चाहता है। वो कह रहे हैं ताकत के दम पर परमाणु शक्ति खत्म करूंगा। भाई ताकत के दम पर किसने आपको रोका था इतने दिनों में? आपने पूरी वॉर करी फुल फ्लेज, तो अगर ताकत होती आप निकाल के ला सकते होते वहां से। यही ट्रंप कह रहे थे ना कि हमने रिजिम चेंज कर दी है। हाँ। अब वहाँ कुछ अच्छे लोग हैं जिनसे बात कर सकते हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो तो कैंसर है, तो आप अपना स्टेटमेंट या अपनी अंडरस्टैंडिंग बदल रहे हैं बार बार, इसलिए आप भरोसे के लायक तो नहीं है। और भरोसे के लायक तीनों मुल्क नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो दुनिया के बाकी बड़े मुल्क हैं, उनमें भारत भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, या बाकी मुल्क भी जो शांति चाहते हैं और एक स्टेबल वर्ल्ड चाहते हैं, एक स्टेबल इकोनॉमी चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आकर, और ऐसी कोशिश करीब महीने भर पहले हुई थी, अगर आपको याद हो। लेकिन सर वो कोशिश विफल हो रही है ना। जिन पार्टीज को ये मानना है, भाई दुनिया तो चाहती है कि शांति हो, लेकिन जिनको ये मानना है वो चाहते ही नहीं। ट्रंप ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह का हमला किया, ये जो एमओयू था उसको भी नहीं माना, उसके बाद मातम के बीच में भी आपने जंग का ऐलान कर दिया, आपने उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं की। आईआरजीसी ने भी तुरंत रिएक्ट किया है, कुवैत की ट्रांसमिशन लाइन ठप कर दी। और आपको ये भी बता दूं कि दुनिया भर का जो इंटरनेट लाइन है ना, उस पर भी असर पड़ सकता है। समंदर के नीचे से वो पूरी केबल जाती है। अगर ईरान चाहेगा तो पूरी दुनिया को किस तरह से कोलैप्स कर सकता है, ठप कर सकता है, ये भी ईरान के हाथों में। ईरान ने पहले धमकी दी थी। हाँ, उसने कहा था, पहले तो उसने कहा था कि हम इस पर टैरिफ वसूल करेंगे। हाँ, सी केबल्स। हाँ,
और कल को हम डैमेज भी कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है तो वो भी कर सकता है। भाई जब वो पूरे उसके खात्मे पर आएगा, उसे मालूम है अमेरिका से वो जीत नहीं सकता है, मैं ठीक है, तो फिर ऐसे में वो कुछ भी करेगा ना। सर मैं मर रहा हूँ तो सबको लेके मरूंगा। बस वही होता है ना। देखो जो आत्मघात सुसाइडल बॉम्बर क्या होता है, वो खुद मरने के लिए तैयार है, इसलिए उसको चिंता नहीं है। तो कुल मिला के ईरान की स्थिति वही है, तो इसलिए उसको टैकल करना, वो एक फेनेटिक कंट्री है, आप रिलीजियस कह लीजिए, फेनेटिक कह लीजिए, दोनों में ज़्यादा फासला ईरान के संदर्भ में नहीं है। तो उस खतरे को समझते हुए ट्रंप से उम्मीद ये थी कि बेहतर, दुनिया के सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के वो प्रेसिडेंट हैं, सबसे ताकतवर मुल्क के वो प्रेसिडेंट हैं, उनसे उम्मीद थी कि तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन कई बार ये लगता है वो ईरान से कम्पीट करने लग जाते हैं कि आप ज़्यादा फेनेटिक हैं कि मैं ज़्यादा फेनेटिक। और इजराइल का जो एजेंडा है वो डे वन से सस्पिशियस है, और अगर उस एजेंडा को मान लिया जाए तो आप मान लीजिए कि वो मिडल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदलना चाहता है। इसलिए इन तीनों लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहने की ज़रूरत है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी को कि आप तीन लोग या आपकी सनक या आपका एजेंडा पूरी दुनिया को बंधक नहीं बना सकते। लेकिन सर यहाँ पर ट्रम्प आईआरजीसी तो कह रहा है कि जो ट्रम्प की मदद करेगा, जिसी भी तरह का सैन्य सहयोग या किसी भी तरह की मदद करेगा, वो भी हमारा दुश्मन है। तो ईरान तो शुरुआत से स्टैंड पे कायम है, आज फिर उसने इसी स्टैंड को रिपीट करा है। तो गल्फ कंट्रीज भी अब सेफ नहीं है। गल्फ कंट्रीज तो सेफ नहीं, तो पूरी जंग के दौरान हमने देखा नहीं, पर अब वो और अमेरिका पे डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका नहीं हुआ, लेकिन उसके जितने सहयोगी देश हैं, जो उसके एलाइज कह लीजिए या उसके सेफ्टी के उसमें जो आते हैं पैक्ट में, उन सबको तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो सर अगर हम देखें तो अमेरिका का जो कदम है, जो आप बात कर रहे थे कि क्यों उठाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ी घटना हुई थी। समुद्री रास्ते से गुजर रहे 3 कमर्शियल ऑयल टैंकर जो थे, ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। इसमें कतर के झंडे वाला अल रेकियात जहाज जो था, उसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पुष्टि की थी कि इस हमले पर सीधे सीधे ईरान इसके लिए जिम्मेदार है। और यहीं से फिर जिसे कहते हैं ना, एक ट्रिगर जो है वो हुआ, और इसके जवाब में मंगलवार को अमेरिका ने बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बड़े हमले किए हैं। और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय रेडार नेटवर्क, एंटी शिप क्रूज मिसाइल लॉन्च पैड तबाह हुए हैं। अमेरिका ने ईरान की आईआरजीसी की 60 से ज्यादा नावों को भी नष्ट कर दिया है। और इस कार्रवाई के बाद लाजमी था सर जो हम देख रहे हैं, नहीं वही होना था। अटैक, काउंटर अटैक, रिएक्शंस, ये चेन है। उस चेन को ब्रेक करने के लिए आपने पहले युद्ध विराम किया था, उसके बाद एक पीस पैक्ट आपने साइन किया, और पीस पैक्ट बड़ा सस्पिशियस स्टाइल में साइन हुआ। जो दिन तय था उससे एक दिन पहले हुआ, डिजिटल तरीके से साइन कर दिया। तो सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई एक स्ट्रेटेजी के तहत आपने टाइम बाइंग, टैक्टिकली दोनों एक दूसरे को, जिसको कहना चाहिए वन अपमैनशिप, हर आदमी एक दूसरे को बेवकूफ़ बना के आगे निकलना चाह रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, जो लोग इस खेल में शामिल हैं उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन बाकी दुनिया को जिस तरह से आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए। और ये काम क्यों, देखिए यूएन इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाया। वो तो सबको मालूम है कि मतलब यूएन को डिफेंड कर बॉडी दिया, विदाउट टीथ वाला मामला हो गया है कि वो अमेरिका के इशारे पर चलता है। ट्रंप के आने के बाद और भी वो और ट्रम्प तो कहते हैं ना सर कि मुझे कोई इंटरनेशनल उन्होंने अपना एक फोरम भी बना लिया, एक अलग फोरम भी बना लिया उन्होंने। ट्रम्प की एक अलग दुनिया है, जिसकी एक पेड मेंबरशिप है, जो वर्ल्ड पीस फोरम उन्होंने बनाया उसकी पेड मेंबरशिप है। तो उनसे उम्मीद नहीं है। लेकिन आज भी दुनिया के बड़े देश ऐसे हैं कि अगर भारत, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ये सब मिलकर के बात करते हैं और बात दो टूक करते हैं कि दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए। सर लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि ट्रम्प चाहते क्या है। ट्रम्प अगर रिजीम चेंज करते थे तो खेमनेई और वो पूरा का पूरा उनका जो लीडरशिप थी, उसके बड़े टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। रिजीम चेंज आप कर नहीं पाए। ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की जो ज्योग्राफिकल संरचना है, जिस तरह से वो मुल्क है, पहाड़ी भी है, तमाम चीजें हैं, आप उसको जीत नहीं सकते वहां जाके, आप है ना। सोल्जर ऑन ग्राउंड्स, फुट ऑन ग्राउंड्स आप जो है वो नहीं उतार सकते हैं, आपको बॉडी बैग्स भी नहीं चाहिए। वित्तीय तौर पर घाटा ही होता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह से जिसे कहते हैं ना, उनके पास एक ब्लैकमेलिंग का एक नया न्यूक्लियर हथियार है, और उनको पता चल गया कि उनकी ताकत क्या है। तो वहां पर अलग स्थिति हो रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से एक द्वीपों के चक्रव्यूह से घिरा रहता है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें अटैक करके कब्जा कर लेंगे। तो बहुत कुछ ट्रम्प के लिए स्टेक पर है, फिर भी वो इस तरह से करना चाह रहे हैं। तो अब आगे क्या करेंगे? अगर आप फुट ऑन ग्राउंड उतारेंगे? अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री देख लें तो अमेरिका साम्राज्यवादी मंसूबों के लिए जाना जाता है। आपने अभी वेनेजुएला में देखा, उससे पहले इराक में देखा, आपने अफगानिस्तान में देखा, आपने क्यूबा में देखा। तो एक चौधराहट की ईरान वेनेजुएला मैं वही कह रहा हूँ, वो नहीं है। ये ट्रम्प को समझना चाहिए
तो अमेरिका की जो साम्राज्यवादी मानसिकता है वो पुरानी प्रॉब्लम है उसकी। लेकिन ट्रंप के साथ तो एक दूसरी और दिक्कत है। आप जो कह रहे हैं ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप, मेरा ऐसा मानना है कि न तो राजनेता है, ना उनको डिप्लोमेसी की ज़्यादा समझ है, वो बहुत शातिर व्यापारी है, मुनाफाखोर व्यापारी। वेनेजुला में अगर आप मादुरो को उठा के लाए, आपने क्या किया, आपने जो वाइस प्रेसिडेंट थी उनको चार्ज मिला और वो एक तरह से आपके पपेट के तौर पर काम कर रही हैं। आपने वहाँ के मिनरल्स में, ऑयल्स में आपकी पहुँच हो। कुल मिलाकर के ट्रंप जो चाह रहे हैं, देश दुनिया भर में जहाँ जहाँ प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है, ऑयल रिजर्व्स हैं, उन सब एक अलग पर तरह कब्जा का करना कॉलोनियलिज्म जो हम ब्रिटिश राज में देखते थे, एक अलग तरह का साम्राज्यवाद वो अपना वो स्थापना आर्थिक करना चाहते हैं। साम्राज्यवाद के लेकिन सर अब जरिए ये जंग कहाँ जाएगी? मतलब आपको लगता है अग्रेसिव होगी या फिर हमले होंगे, उसके बाद एक मुझे सेकंड राउंड ऑफ टॉक शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है अभी टकराव चलेगा, बड़ा टकराव। हाँ, वो बातचीत भी होगी, लेकिन बातचीत और टकराव साथ साथ, जैसे कि एक नाव होती है ना, जब पानी का लेवल बहुत वैसा होता है तो हिचकोले खाते हुए चलती है, वो सिचुएशन है इनकी। यानी जंग अभी भयंकर और भीषण होने जंग वाली है। फिलहाल 2-4 दिन हमको लगता है कि जंग चलेगी और फुल फॉर्म में चलेगी। फुल फॉर्म में, जैसा हमने शुरुआती दौर में देखा था। और जब तक कुछ भयानक बड़े हमले। देश या बड़े नेता इसमें इंटरवीन नहीं करते, तब तक ये दोबारा बातचीत की टेबल पर नहीं आएगी। ये दुनिया के लिए दुखद है। जी बिल्कुल, और दुनिया को इसके लिए तैयार भी रहना है। लग रहा था कि जो दुनिया में वैश्विक संकट टकरा रहा है, दुनिया में तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे थे, आर्थिक उसका डोमिनो इफेक्ट जो हम देख रहे थे कि हर चीज़ पे पड़ रहा था, महंगाई हो, आर्थिक स्लोडाउन हो। हालांकि भारत ने उसमें बहुत अच्छा कोप अप किया था, लेकिन अब फिर से जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, कच्चे तेल के दामों में इस सीज फायर खत्म होने के बयान के बाद ही, ट्रंप के इस रिएक्शन के बाद ही और हमलों के बाद ही 6% का जो है 6 से 7% का उछाल आ गया है। दुनिया भर के बाजार जो हैं वो एकदम से धड़ाम से गिर पड़े हैं। हिंदुस्तान के बाजारों में भी आपने देखा है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाला वक्त जो है थोड़ा और मुश्किल हो सकता है अगर ये जंग और ज्यादा भीषण होती है और कहीं ना कहीं दोनों में आपसी सहमति नहीं बनती है। ईरान कल को कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से शटडाउन करता है, तो एक और एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए दुनिया को तैयार रहना होगा। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। राजकुमार जी, आप हमसे चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिनांस का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर पर अपडेट आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।